अस्सलाम वालेकुम। तो यार मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे आप लोगों के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ। अच्छा, डिस्क्लेमर ये है कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ ये मेरे लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक है। मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या एजेंट नहीं हूँ। तो आपने जो भी डिसीजन लेना है वो पहले अपनी सारी तफ्तीश करके फिर लीजिएगा। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आप कोई डिसीजन लेते हैं और उसका कुछ नुकसान या फ़ायदा होता है तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अच्छा, तो सबसे पहली जो चीज़ स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपने करनी होती है, आपको आइल्स करने होते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आना चाह रहे हैं तो आइल्स में आपकी रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 5.5 बैंड्स। लेकिन कोशिश करें कि आपके 6.5 7 अच्छे बैंड्स आएँ। जितने अच्छे बैंड्स होते हैं उतनी आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है। आइल्स भी फिर कई इंस्टीट्यूट्स करवा रहे होते हैं, जिसमें पीटीई भी होता है और उसके बाद एईओ भी होता है और उसके बाद फिर जो है ना ब्रिटिश काउंसिल भी होता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रिटिश काउंसिल से करें, क्योंकि जो पीटी है वो आई थिंक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होता है एक्सेप्टेड, और इसी तरह एईओ भी जो ब्रिटिश काउंसिल है वो हर जगह पे एक्सेप्टेड हो जाता है। और ब्रिटिश काउंसिल मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया या ड्यूरिंग द प्रोसेस आपने अपना माइंड चेंज कर लिया कि मैं ऑस्ट्रेलिया की बजाय किसी और कंट्री का करूँगा, तो फिर आपके जो बाकी के बैंड्स हैं वो वैलिड, बाकी के जो आइल्स हैं सॉरी, वो आपके वैलिड नहीं रहते। तो आप ब्रिटिश काउंसिल से ही कीजिएगा। आइल्स करने के बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपने किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी होती है और उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूनिवर्सिटी में करवाएं। फिर लेवल 1 और 2 और 3 के इंस्टीट्यूट्स आते हैं, तो आप लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएं। इससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है, जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, उसकी रेलिवेंसी आगे रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आपने आईसीएस किया हुआ तो फिर आगे आप कंप्यूटर की फील्ड में ही आएँ। इसी तरह अगर आपने मेडिकल किया तो आप आगे मेडिकल की फील्ड में ही एडमिशन लें, अपनी फील्ड को चेंज मत करें। जब आपका एडमिशन हो जाएगा यूनिवर्सिटी में तो आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा। सबसे पहले ऑफ़र लेटर मिलने, एडमिशन होने से पहले नहीं सॉरी, सबसे पहले ही ऑफ़र लेटर आपको मिलेगा। ऑफ़र लेटर मिलने के बाद आप फ़ीस जमा करवाएंगे और उसके बाद आपको एक लेटर मिलेगा सीओई के नाम से, कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट जिसको बोलते हैं। जब आपको सीओई मिल जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी बोल रही है एम्बेसी को कि हमने स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया, एनरोल हो गया, इसने फ़ीस जमा करवा दी है, तो आप इसके वीज़ा का प्रोसेस देख लें। जब आपको सीओई मिलता है तो उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। वीज़ा अप्लाई जब करते हैं तो उसमें सबसे एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा बजट का भी बता देता हूँ पहले। आइल्स का बजट, आइल्स की जो फ़ीस है नॉर्मली वो तकरीबन 50,000 रुपये के करीब होती है, जो आपका टेस्ट लेने वाला इदारा आपसे लेता है। उसके अलावा 20 से 25,000 रुपये कम से कम लेते हैं अकेडमीज़ वाले जो आपकी सारी प्रिपरेशन करवाते हैं आइल्स की। तो ये तकरीबन 75,000 रुपये बजट बनता है। इससे कम तो पॉसिबल नहीं होता, शायद कहीं होता हो, लेकिन ये मिनिमम बजट इतना लगता है आपका आइल्स पे। उसके बाद आपके एजेंट कितना चार्ज करते हैं डिपेंड करता है, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 50,000 रुपये एजेंट के, जो कि मुझे नहीं लगता कि इससे कम हो। मेरे एजेंट ने मुझे ये चार्ज किए थे, नॉर्मली इससे ज़्यादा ही होते हैं। उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी की आपके डॉक्यूमेंटेशन के भी हम अभी ऐड कर लेते हैं। तकरीबन आपके 20 से 30,000 रुपये लग जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, 30,000 रुपये, जिसमें आपके पासपोर्ट की फ़ीस अगर आपने नहीं बनवाया, उसके बाद आपके कुछ स्टैम्प पेपर्स लगते हैं वो, उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं, जिस तरह अगर आपके फादर का आईडी कार्ड उर्दू में है तो आपने उसको इंग्लिश में करवाना है, और ये सारे जो है ना मिसलिनियस में हम 30,000 रुपये रख लेते हैं। उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो 14 से 15,000 डॉलर होगी। अगर आपकी लेवल 1 की अच्छी यूनिवर्सिटी है तो 15,000 डॉलर हम वो रख लेते हैं। अच्छा, जब आप वीज़ा अप्लाई आपने करना है तो वहाँ पर फिर आपकी तकरीबन $700 एम्बेसी की फ़ीस होती है, वो भी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। ठीक है, जब वीज़ा अप्लाई करना है तो उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है एसओपी के नाम से, स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही आई थिंक इसको बोलते हैं। अच्छा, उसमें आपने अपना सारा लिखना होता है कि आपने पहले एजुकेशन कहाँ से ली, क्या पढ़ा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में क्यों जाना चाहते हैं, दूसरे कंट्रीज़ क्यों नहीं कर रहे, ये सारी डिटेल्स होती है, वो आपने फिल करनी होती है। आप ये डिग्री क्यों सेलेक्ट कर रहे हो, दूसरी डिग्रीज भी तो थी, दूसरे कंट्रीज़ भी तो थे। उसके बाद अगर आपका स्टडी गैप है तो वो क्यों है, आप जॉब कर रहे थे, फारिग थे, क्या थे, वो सारी चीज़ें आपने वहाँ पर लिखनी होती हैं। एसओपी में आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही देनी है 100%। आपको कुछ भी चीज़ें गड़बड़ नहीं करनी है एसओपी में, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी ने आपका बाद में इंटरव्यू लिया और आपकी 1% भी चीज़ें ऊपर नीचे हुई तो वो आपका वीज़ा उसी वक्त रिजेक्ट कर देंगे। तो आपने अपने एसओपी में सारी चीज़ें ज़बरदस्त लिखनी है, बिल्कुल सच सच लिखना है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना। एक तो ये चीज़। दूसरे नंबर पर ये कि अगर आपका वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हो चुका है यूएस, यूके, स्वीडन या किसी भी कंट्री से, तो आपने इस चीज़ को छुपाना नहीं है। आपने इसको अपने एसओपी में मेंशन ज़रूर करना है, क्योंकि जब भी आप किसी मुल्क में जाते हैं या आते हैं तो ये जो इमिग्रेशन का सिस्टम होता है सब ग्लोबलाइज होता है और ये सारी एम्बेसीज़ के पास इनकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, आपने एसओपी में नहीं लिखा, तो वो उनको वैसे भी पता चल ही जाएगा। तो इसलिए आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी लिखनी है। आप अगर पहले मुल्क से बाहर जा चुके हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सारी डिटेल्स लिखनी है। मैं आपको एक एसओपी का
सैम्पल कमेंट सेक्शन में, बल्कि आप गूगल से देख लीजिएगा स्टूडेंट SOP फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो आपको वहाँ से एक सैम्पल मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं कि इसको लिखना कैसे है, ठीक है। बाकी आपने सब कुछ अपने लिहाज से लिखना है, अपनी प्रॉपर्टीज सब कुछ। जब आप SOP भी लिख लेंगे और उसके बाद बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि आपको एजेंट हायर करना ही पड़ेगा। अब ये ऑस्ट्रेलिया ने कंपलसरी कर दिया है, आप खुद अपने ऑन पे वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आपका एक एजुकेशन कंसल्टेंट होना चाहिए जो आपके एडमिशन में हेल्प करेगा। वीज़ा आपने खुद अप्लाई करना होता है, ठीक है। वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स क्या आपको चाहिए वो मैं नीचे लिख देता हूँ। उसके बाद आपने अपना जो इमी अकाउंट बना के, जो इनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट होती है वहाँ पे आपने अकाउंट बनाना है और वहाँ से आप अपना वीज़ा अप्लाई करना है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है। अगर आप एक सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवा रहे हैं तो आपने बाकी के जो आपके जितने भी सेमेस्टर हैं उन सब सेमेस्टर की फ़ीस और आपका जितना भी ऑस्ट्रेलिया में स्टे है 3 साल 2 साल 4 साल स्टूडेंट वीज़ा पर, उस सारे टाइम के लिविंग एक्सपेंसेस भी आपने वहाँ पर लिख के अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करवाने होते हैं कि इतने सारे एक्सपेंस हैं मेरे, इतनी मेरी फ़ीस है और इससे ज़्यादा पैसे मेरे अकाउंट में हैं, विच मीन्स कि मैं ईजिली अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं वहाँ पर जाके ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट या और किसी पर डिपेंड नहीं होगा। तो आपको अपने बैंक में भी पैसे रखने हैं सारे, उसी हिसाब से अपने पेरेंट्स से आपने लेकर या जैसे भी मैनेज करने हैं। आज के टाइम पे आई थिंक कम से कम 7 मिलियन रुपीज़ की जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। तो यार ये एक मैंने आपको बेसिक सा है, आई नो कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो या वो नहीं थी, लेकिन ये एक बेसिक है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे नीचे बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करता जाऊँगा अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल्स में अगर बनाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर भी क्वेश्चंस तो सबके आंसर हो नहीं सकेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको बाकी के जवाब दे दूँगा। जो टोटल बजट है उसकी डिटेल भी मैं इस वीडियो के एंड पे एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ जिसमें सारी बजट की डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स भी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी और दूसरे जो जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।